ट्रक से सामान उतरवाते उतरवाते रिंकी थक कर चूर हो गई थी। यूं तो ये पैकर्स वालों की जिम्मेदारी थी, फिर भी अपने जीवन भर की बसीबसाई गृहस्थी को यूं एक ट्रक में समाते देखना और फिर भागते हुए ट्रक में उसका हिचकोले लेना, ये सब झेलना भी कोई कम धैर्य का काम नहीं था। उसका मन तब तक ट्रक में ही अटका रहा था जब तक वह सही सलामत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गया था। खैर, रिंकी के लिए यह कोई नया अनुभव नहीं था। तबादले का दंश तो वह अपने पिता के साथ बचपन से ही झेलती आ रही थी। हाँ, इसे दंश कहना ही उचित होगा क्योंकि इसकी तकलीफ तो वही जानता है जो इसे भुगतता है। रिंकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि स्थानांतरण से होने वाले दुष्परिणामों से वह भली भांति परिचित थी। बाकी सब बातों की परवाह न करके जिस बात से रिंकी सबसे ज्यादा विचलित रहती थी वह यही थी कि पुराने साथी एकाएक छूट जाते हैं, सभी दोस्त, साथ ही गली मोहल्लों के रिश्ते पलक झपकते ही पराये हो जाते हैं और हम खाना बदोशों की तरह अपना तंबू दूसरे शहर में तानने को मजबूर हो जाते हैं। अजनबी शहर, उसके तौर तरीके अपनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। नए शहर में कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आता। वह दुख सुख की बात करे तो किससे, घर जाए तो किसके और अपने घर बुलाए तो भी किसे। नया शहर, नया घर उसे काटने को दौड़ता था। रंजीत यानी रिंकी के पति को इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनको तो आते ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी और वे व्यस्त हो जाते थे। यही हाल बेटे सूर्य और बेटी सुषमा का था। वे भी अपने नए स्कूल व नई कॉपी किताबों में खो जाते थे। रह जाती थी तो रिंकी घर में बिल्कुल अकेली, अपने अकेलेपन से जूझती। ये तो भला हो नई तकनीक का, जिसने अकेलेपन को दूर करने के कई साधन निकाल रखे हैं। रिंकी उठते बैठते फेसबुक व व्हाट्सएप के जन्मदाताओं का आभार व्यक्त करना नहीं भूलती थी। उसकी नज़र में लोगों से जुड़ने के ये साधन अकेलापन तो काटते ही हैं, साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं, खासकर स्त्रियों को। घर की चारदीवारी में रहकर भी वह अपने मन की बात इनके जरिए कर सकती है। दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद रोज की तरह रचना अपना स्मार्टफोन लेकर बैठ गई। उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, नाम पढ़ते ही वह चौंक गई। साकेत सक्सेना। उसने बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली तो खुशी व आश्चर्य से झूम उठी। अरे, ये तो वही साकेत है जो मेरे साथ पढ़ता था, उसके मुंह से निकला। पापा का अचानक से ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वह किसी को अपना पता नहीं दे पाई थी और नतीजा ये था कि फेयरवेल पार्टी के बाद आज तक किसी पुराने सहपाठी से नहीं मिल पाई थी। उसके अंतर्मन का एक कोना अभी भी खाली था जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को समेट कर रखना चाहती थी और आज साकेत की ओर से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिल के उसी कोने में उतर गई थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला और जब भी मौका मिलता, दोनों पुराने दिनों की बातों में डूब जाया करते थे। बातों ही बातों में उसे पता चला कि साकेत भी इसी शहर में रहता है और यहीं आसपास रहता है। रिंकी ने रंजीत को भी यह बात बताई तो रंजीत ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सदा शिकायत करती थी कि आपके तो इतने पुराने दोस्त हैं, मेरा कोई नहीं, अब तो खुश हो ना। किसी दिन घर बुलाओ उन्हें। एक दिन रिंकी ने साकेत को घर आने का न्योता दिया। इसके बाद बातों के साथ साथ मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। साकेत को जब भी फुर्सत मिलती, वह रिंकी से बात कर लेता और घर भी आ जाता था। साकेत अक्सर अकेला ही आता था, तो एक दिन रंजीत बोले, भाई, क्या बात है, आप एक बार भी भाभी जी व बच्चों को नहीं लाए? उनको भी लाया कीजिए। ये सुनकर साकेत बोला, अवश्य लाता, यदि वे होते तो। क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की? रंजीत ने चुटकी काटी जबकि रिंकी रंजीत को बता चुकी थी कि वह शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है।
रंजीत की बात सुनकर साकेत झिप कर बोला, मेरा कहने का मतलब था यदि वे यहाँ होते। सुमन व आकाश अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं, स्कूल में एडमिशन की दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक कह रहे हो तुम, बड़े शहरों में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना भी कम टेढ़ी खीर नहीं है। हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं बच्चों के एडमिशन के लिए। अब रंजीत और साकेत में भी दोस्ती हो गई थी और स्थिति ये थी कि कई बार साकेत बिना न्योते के भी खाने के समय आ जाता था। साकेत के घर में आने से रिंकी बहुत खुश रहती थी और बहुत ही मानमनुहार से उसकी खातिरदारी भी करती थी। एक बार खाने के समय जब साकेत के बार बार मना करने पर भी रिंकी ने एक चपाती परोस दी तो रंजीत से रहा नहीं गया और वे बोले, खा लो भैया, इतनी खुशामद तो ये मेरी भी नहीं करती। बात साधारण थी पर रिंकी को यह चेतावनी सी प्रतीत हुई। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते में कभी भी ऐसी छोटी छोटी बातें भी नासूर बन जाती हैं, इसका एहसास था उसे। उस दिन के बाद से वह हर वक्त ये ख्याल भी रखती कि उसके किसी भी व्यवहार के लिए रंजीत को टोकना न पड़े, क्योंकि रिश्तों में पड़ी गांठ सुलझाने में हम अक्सर खुद ही उलझ जाते हैं। एक शाम जब रंजीत ऑफिस से आए तो बोले, आई एम सॉरी रिंकी, मुझे कंपनी की ओर से 15 दिनों के टूर पर अमेरिका जाना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस नए शहर में इस तरह अकेले छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, बहुत जरूरी है, जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर रिंकी को उदासी व चिंता की परछाइयों ने घेर लिया। वह धम्म से पलंग पर बैठ गई और रोना सा होकर बोली, अभी तो मैं यहाँ ठीक तरह से सेटल भी नहीं हुई हूँ। आप तो जानते ही हैं कि आस पड़ोस वाले सब अपने हाल में मस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है यहाँ। ऐसे में 15 दिन अकेली कैसे रह पाऊंगी। ओह डोंट वरी, आई नो यू विल मैनेज इट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर दूसरे दिन ही रंजीत अमेरिका चले गए और रिंकी अकेली रह गई। यूं तो रिंकी घर में रोज अकेली ही रहती थी, पर इस उम्मीद के साथ कि शाम को रंजीत आएंगे। आज वह उम्मीद नहीं थी, इसलिए घर में उस सूनेपन का एहसास अधिक हो रहा था। खैर, वक्त तो काटना ही था। बच्चों के साथ व्यस्त रहकर कुछ घरेलू कामकाज निपटा कर रिंकी अपना जी लगाए रखती, पर बच्चे भी पापा के बिना बड़े अनमने हो रहे थे। नन्ही सुषमा ने तो शायद इसे दिल से ही लगा लिया था। रंजीत के जाने के बाद उसका खाना पीना काफी कम हो गया था। वह रोज पूछती, पापा कब आएंगे, और रिंकी चाह कर भी उसे खुश नहीं रख पाती थी। एक शाम सुषमा को बुखार आ गया। बुखार मामूली था, इसलिए रिंकी ने घर पर रखी बुखार की दवा दे दी। फिर समझा बुझा कर कुछ खिलाकर सुला दिया। आधी रात को सुषमा के कसमसाने से रिंकी की नींद खुली तो उसने देखा सुषमा का बदन बुखार से तप रहा था। रिंकी झट से थर्मामीटर ले आई। बुखार 103 डिग्री था। रिंकी के होशोहवास उड़ गए। इतना तेज बुखार, वह रोने लगी, पर फिर हौसला करके उसने रंजीत को फोन मिलाया। संयोग से रंजीत ने फोन तुरंत रिसीव किया। रिंकी ने रोते रोते रंजीत को सारी बात बताई। रंजीत ने कहा, घबराओ मत, सुषमा को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ। रिंकी ने कहा, आप जानते हैं न, यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। गाड़ी खराब है, एकमात्र पड़ोसी बाहर गए हैं। मैं और किसी को जानती भी तो नहीं इस शहर में। साकेत, हाँ साकेत है न, उसे कॉल करो, वह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। पर रंजीत, इतनी रात मैं अकेली, क्या साकेत को बुलाना ठीक रहेगा? इसमें ठीक गलत क्या है? सुषमा बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। बस इस समय यही सोचना जरूरी है। पर फिर भी तुम किस असमंजस में पड़ गईं? अरे, साकेत अच्छा इंसान है। 2-4 मुलाकातों में ही मैं उसे जान गया हूँ।
तुम उसे कॉल करो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम इसे मेरी सलाह मानो या आदेश। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। रिंकी ने कह तो दिया पर सोच में पड़ गई। रात को 12 बजे साकेत को कॉल करके बुलाना उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। वह सोचती रही और कुछ देर यूं ही बुत बन कर बैठी रही। पर कॉल करना जरूरी था, वह ये भी जानती थी। सो उसने फोन हाथ में लिया और नंबर डायल किया। घंटी गई और किसी ने उसे काट दिया। आवाज आई, ये नंबर अभी व्यस्त है। उसने फिर डायल किया। फिर वही आवाज आई। अब क्या करूं, वह तो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ, ये सोचकर वह डायल कर ही रही थी कि कॉल बेल बजी। इतनी रात कौन हो सकता है? रिंकी यह सोचकर घबरा गई। तभी उसके लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। उसने डरते डरते फोन रिसीव किया। हेलो रिंकी, मैं साकेत, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। रिंकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साकेत ने तो मेरा फोन रिसीव ही नहीं किया, फिर यह यहाँ कैसे आया? पर उसने दरवाजा खोल दिया। कहाँ है सुषमा? साकेत ने अंदर आते ही पूछा। स्तंभित सी रिंकी ने सुषमा के कमरे की ओर इशारा कर दिया। साकेत ने सुषमा को गोद में उठाया और बोला, घर को लॉक करो। हम पूजा को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते चलाते साकेत ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने रंजीत का कॉल रिसीव कर लिया, वरना रात को तो मैं घोड़े बेचकर सोता हूँ और कई बार तो फोन भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब रहस्य पर से पर्दा उठ चुका था, यानी कि उसके कॉल से पहले ही रंजीत का कॉल पहुँच चुका था साकेत के पास। सुषमा को डॉक्टर को दिखाकर आवश्यक दवाएं लेकर रिंकी ने साकेत को धन्यवाद कहकर विदा कर दिया और फिर रंजीत को फोन लगाया। इससे पहले कि रंजीत कुछ बोलता, रिंकी बोली, धन्यवाद हमारा इतना ध्यान रखने के लिए और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। इतना विश्वास तो शायद मुझे भी खुद पर नहीं है, तभी तो मुझे साकेत को फोन करने के लिए इतना सोचना पड़ा। रंजीत बोले, मुझे धन्यवाद कैसा? ये तो आदान प्रदान है। तुम भी तो मुझे परदेश में इसी विश्वास के साथ आने देती हो कि मैं लौट कर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? यह विश्वास नहीं, प्यार है।